नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री अरबिंदो घोष के बारे में, जो ना केवल इंडियन पॉलिटिक्स के मिटियोर हैं बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर होने के साथ साथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक 53 मेंबर्स की कमेटी बनाई है ताकि हम इनके जन्मदिन को धूमधाम से मना सकें। अब इनका 150th जो बर्थडे है वो कोइंसाइड कर रहा है इंडिया के 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ, तो इस वजह से इनके बारे में हमें जरूर से जान लेना चाहिए, क्योंकि अमूमन यूपीएससी ऐसे टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेती है। वैसे तो अरबिंदो घोष अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी 9 बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। उनमें से कुछ मैं आपके साथ साझे कर रहा हूं और आशा ये करता हूं कि इन सभी के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य से देंगे। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रे एंड पिटीशन पॉलिसी को अल्टीमेटली किसकी गाइडेंस में खत्म किया गया? अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। दूसरे क्वेश्चन में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो अमेरिका में रहा हो, जिन्होंने शिवाजी, कृष्णा, मजीनी ऐसी किताबों के बारे में लिखा हो और वो सेंट्रल असेंबली में भी इलेक्टेड हो। तो इनमें आपके पास ऑप्शन है अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य से देना है। अब बात की जाए तीसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बात की जा रही है सूरत सेशन की और इससे रिलेटेड आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyis.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। श्री अरबिंदो घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। अगर बात की जाए इनकी अर्ली लाइफ की, तो इन्होंने अपनी एजुकेशन की बिगनिंग की थी क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से, जो कि दार्जिलिंग में लोकेटेड है। उसके अलावा जल्द ही यानी 8 या 9 साल की एज में ये चले जाते हैं अपने परिवार के साथ इंग्लैंड में, और इनके फादर का ये मानना था उस समय कि इन्हें इंडियन कोवेनेंट सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, जो कि इन्होंने करी भी। और इसके लिए इन्होंने हिस्ट्री, फ्रेंच, लैटिन, अर्थमेटिक, ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी की। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में 11वां रैंक हासिल किया और किंग्स कॉलेज को ज्वाइन किया। क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं था इंडियन सिविल सर्विसेज में, इस वजह से ये जानबूझकर एग्जाम में लेट से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। अब इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जहां पर ना केवल इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेजेस को सीखा बल्कि मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस को भी सीखा। इसके बाद ये भारत वापस आते हैं और महाराज ऑफ गावेड इनको ग्रामर और इंग्लिश सिखाने का काम शुरू करते हैं 1893 में। इसके बाद 1897 में यानी 1897 में ये वडोदरा में एज अ प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं, जहां पर ये बच्चों को फ्रेंच पढ़ाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता में भी काम किया है और इस दौरान इनका रुझान बनता है योगा और क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत में, जिसके ऊपर आइए अब बात करते हैं इनकी अर्ली पॉलिटिकल लाइफ की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1892 में भारत वापस आए थे और इससे पहले कांग्रेस का गठन हो चुका था। तो उस समय कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो मॉडरेट पॉलिसी थी, मतलब आप पिटीशन एंड प्रे के ऊपर ज्यादा बिलीफ रखते थे। जो आपके अरबिंदो घोष जी थे, ये इस चीज से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि इनका मानना यह था कि आर्म रिबेलियन भी अंग्रेजों के खिलाफ गलत नहीं होगा, चाहे वो एथिकल फ्रंट की बात करें, लेकिन हमें पैसिव रेजिस्टेंस को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि अभी हमारे पास हथियार खरीदने के लिए ना पैसे थे और ना संसाधन, जिसकी वजह से वो ये कहते थे कि पैसिव रेजिस्टेंस ज्यादा बेहतर हथियार होगा एज कंपेयर टू आर्म रिबेलियन। अब इसी चीज की छाप आपको देखने को मिलती है बंगाल पार्टीशन के टाइम भी। वहां पर जो आपकी स्वदेशी मूवमेंट चली थी, तो वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वो भी तो पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड थी। और यहाँ पे इनको सपोर्ट मिला था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल का।
अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस किया था। इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन को भी सपोर्ट किया था और इसके लिए इन्होंने फॉर्मेशन की थी अनुशीलन समिति की, जो कि एक अखाड़ा था जो 1902 में कोलकाता में बनाया गया था। इसकी दो ब्रांचेस थे, एक थे जुगांतर ग्रुप जो कलकत्ता में था, एक था ढाका अनुशीलन समिति जिसको आप लिंक कर सकते हैं आज के बांग्लादेश की ढाका से। ये बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी थी और ओवरऑल इसे अखाड़े के तौर पे हम देखते हैं। यहां पर इनका साथ दिया था सतीश चंद्र ने और प्रथम मित्र ने। इसके बाद 1907 में आपको देखने को मिलता है सूरत स्प्लिट, जहां पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो विवाद था वो काफी हद तक बढ़ जाता है और इसके बाद ये अपने अपने रास्तों पे चल पड़ते हैं। अब जब तक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक साथ थे तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रही थी। अब जैसे ही ये स्प्लिट होता है तो इसके बाद आप देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर टूट के पड़ती है और इसका एक एग्जाम्पल है 1908 की अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें अरबिंदो घोष को भी इंक्लूड किया गया था। ऑल्दो बाद में इन्हें इस कॉन्स्पिरेसी से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे। अब इस केस के ट्रायल के दौरान जब ये जेल में थे तो उस समय इन्हें आभास होता है जैसे विवेकानंद जी इनके पास आए और इनसे कह रहे हैं कि इन्हें अपना जीवन मेडिटेशन और लोक कल्याण को देना चाहिए। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है इनके जीवन का दूसरा पहलू, जहां पर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। अब जब ये इस केस से बरी होते हैं तो इसके बाद ये फ्रेंच के पुडुचेरी में जाके रहने लगते हैं। ऑल्दो ये इंडिया का ही पार्ट है, अब उस समय ये एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था और यहाँ पे ये योगा की प्रैक्टिस करना सिखाते हैं लोगों को। अब इसके लिए ये एक आश्रम बनाते हैं 1926 में, जिसका नाम रखा जाता है श्री अरबिंदो घोष आश्रम। यहाँ पर लोग दूर दूर से आके रहने लगते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अपने बेसिक ट्रेट को नहीं छोड़ा, मतलब जो इन्हें गलत लगता है वो उसके खिलाफ आवाज हमेशा उठाते थे। यहाँ पे ये कहते हैं कि मोक्ष के लिए आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है, ये आपका बर्थ और डेथ इन सबके साइकिल से आप बाहर निकलिए, आप खुद को खुश रखिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ एक एवोल्यूशनरी स्टेज है और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, अपने आप को और बेहतर बनाना। और ऐसी ही एवोल्यूशनरी फिलॉसफी इन्होंने अपनी द लाइफ ऑफ डिवाइन में दी थी, जो बुक पब्लिश हुई थी 1939 में। इन सब के अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे एसे ऑन गीता जो इन्होंने 1922 में लिखा था, एक इन्होंने पोयम लिखी थी और प्ले लिखे थे 1942 में। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ योगा इन्होंने 1948 में लिखी, द ह्यूमन साइकिल 1949, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल 1950 और एक किताब इनके मरने के उपरांत भी आई थी जिसका नाम था ऑन द वेदा, जिसे 1956 में पब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ पर डगलस किंगफोर्ड मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की गई थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, और इसमें अरविंदो घोष जी का भी नाम शामिल था। उसके अलावा आपको दो न्यूज़पेपर के नाम याद रखने हैं, जुगांतर और वंदे मातरम। इन दोनों के साथ ही अरविंदो घोष जी को लिंक किया जाता है। यह आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।